अकबर और अशोक में ज्यादा महान कौन है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है जब भी दोनों राजाओं की महानताओं के किस्से सुनाए जाते हैं। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक अगर महान राजाओं की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें यही दो नाम सबसे ऊपर आएंगे। दोनों ही राजाओं ने अपने राज्य को इतना बड़ा किया कि बाकी सब उनके सामने छोटे नजर आते हैं। दोनों के राज में तरह तरह के सुधार किए गए जिससे कि ज्यादा कमाई हो और जनता को भी ज्यादा फैसिलिटीज मिले। दोनों ने ही तरह तरह के निर्माण कार्य भी कराए जिसके नमूने आज तक देखने को मिलते हैं। अब अशोक ज्यादा महान है जिसने कलिंग का नरसंहार देखने के बाद हथियार उठाना छोड़ दिया और फिर भारत से लेकर श्रीलंका तक बौद्ध धर्म को फैलाने की कोशिश की, या फिर अकबर जिसने तलवार के दम पर भारत के कई हिस्सों को जीता और फिर उसके बाद सभी धर्मों से अलग अपना धर्म शुरू किया। आज हम 5 फैक्टर्स को साथ रखकर देखेंगे कि आखिर दोनों राजाओं में ज्यादा महान कौन था, और आप अपनी राय कमेंट पर जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन था ज्यादा महान। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अकबर और अशोक के शुरुआती जीवन की बात करें तो दोनों में कई अंतर हैं और कुछ समानताएं भी हैं। सबसे बड़ी जो समानता है वो ये है कि दोनों ही राजा अपने राजवंश के तीसरे शासक थे, और ये गजब का संयोग है क्योंकि दोनों राजाओं के बीच करीब 1700 साल का गैप है। अब बात करें अशोक की तो अशोक ने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। राजा बनने से पहले वो उज्जैन का राज्यपाल था। जिस वक्त अशोक राजा बना था उस वक्त तक मौर्य साम्राज्य काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना मैदान, बिहार, बंगाल और विंध्य के साथ साथ कश्मीर के एरिया तक फैल चुका था। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले ही अपना साम्राज्य नॉर्थ वेस्ट में ईरान से लेकर ईस्ट में बंगाल और कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला चुके थे। अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उसने कलिंग को जीता था जिसे ना उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य जीत पाए थे और ना ही पिता बिंदुसार। इसी युद्ध ने उसे हथियार छोड़कर शांति का प्रचार करने के लिए इनकरेज किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। अकबर अपने पिता हुमायूं के बाद राजा बना था, लेकिन उसकी राह अशोक की तरह आसान नहीं थी। अकबर को 13 साल की उम्र में ही राजा बनना पड़ा क्योंकि अचानक हुमायूं की मौत हो गई थी। अब 13 साल की उम्र में उसे एक ऐसे साम्राज्य की गद्दी संभालनी थी जो बिखरा हुआ था। कई मुगल सरदार उसे चैलेंज कर सकते थे। तब ऐसी हालत में उसने हेमू को हराकर अपने आप को बेहद कम उम्र में स्टैब्लिश किया। उसके शासन की बदौलत ही मुगल पावर कंसोलिडेट हुई, और ये बात नहीं भूलनी चाहिए हमें कि अकबर की वजह से ही मुगल इतने मजबूत हुए कि 1857 तक मुगल भारत की पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट थे। इस तरह से अगर अकबर और अशोक के बैकग्राउंड को देखा जाए तो अशोक के पास फायदा था कि उसे पहले से बना बनाया साम्राज्य मिला था, वहीं अकबर को अपने साम्राज्य को खुद बनाना पड़ा था। ये बात आपको अगले पॉइंट में और अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों अब आते हैं उस बात पर जो किसी राजा के महान होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है कि किसने कितनी जंगें लड़ी और कितना बड़ा साम्राज्य बनाया। अब इस फैक्टर में अशोक के युद्धों के बारे में बात की जाए तो उसका साम्राज्य पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्कन पठार के दक्षिणी सिरे तक। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही उसे विरासत में मिला था। उसका सबसे बड़ा अभियान माना जाता है कलिंग की जीत, और इस युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल हुए थे और बेघर हो गए थे। इस युद्ध में अशोक जीता जरूर था लेकिन वो अंदर तक हिल गया था। इसके नरसंहार को देखकर इसीलिए उसने तलवार को छोड़ा और सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपना लिया। अब अगर इसी जगह अकबर को देखा जाए तो उसे अपने साम्राज्य को खुद खड़ा करना था, इसलिए उसने कई जंगें लड़ी, कई संधियां की। इन जंगों के दम पर उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार नॉर्थ वेस्ट में काबुल से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में दक्कन तक किया। अकबर एक अच्छा मिलिट्री जनरल था जिसने अपने दुश्मनों को हराने के लिए चित्तौड़गढ़ जैसा नरसंहार भी किया, तो राजपूतों से मैरिज अलायंस बनाकर उन्हें अपनी ओर भी किया। अकबर ने अपने टाइम पर गुजरात, राजपुताना, बंगाल और दक्कन को भी जीता। उसने अशोक की तरह जंग को नहीं छोड़ा, लेकिन यह भी कोशिश की कि कम से कम जंग हो और संधियों के दम पर डरा धमका कर सत्ता को हड़प लिया जाए। अब दोस्तों आते हैं इस बात पर कि दोनों में से कौन बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर था। तो अगर अशोक की बात की जाए तो अशोक के प्रशासन में आपको देखने को मिलेगी नैतिकता, जन कल्याण और अहिंसा
जो कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थे। उसका प्रशासन बेहद सेंट्रलाइज था, जिसमें सारी ताकत राजा के पास हुआ करती थी। राजा ही राज्यपालों को नियुक्त करने के साथ ही दंड देने तक की व्यवस्था को देखता था। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद अशोक पूरी तरह से बदल गया। उसने धम्म के प्रचार के लिए अधिकारियों को अपॉइंट किया ताकि राजा की एक आइडियल इमेज बने। बड़े पैमाने पर अहिंसा की नीतियां अपनाई, जिसमें सख्त कानूनों की बजाय ध्यान दिया गया और लिबरल और मोरल नियमों को बनाने पर। वहीं जन कल्याण के लिए अशोक ने सड़कें बनवाई, सराय बनवाए और अस्पतालों का भी निर्माण कराया। दूसरी तरफ अगर अकबर को देखा जाए तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री और सिविल शासन का मिक्स था। उसने भी एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई जिससे उसके एम्पायर को मैनेज किया जा सके। इसके लिए उसने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, जो कि एक तरह का रैंकिंग सिस्टम था। यह बताता था कि कौन सा सरकारी अधिकारी कितना पावरफुल है और सरकार का यानी राजा का कितना वफादार है। इसके साथ ही उसने लैंड रिफॉर्म्स भी किए जिससे टैक्स कलेक्शन को बढ़ाया जा सके। अकबर ने अपने प्रशासन में सजा को बहुत सख्त रखा था, लेकिन साथ ही उसने अपने दरबार में विद्वानों को, कलाकारों को, कवियों को और संगीतकारों को खूब जगह दी। उसके इन कामों ने उसे एक ऐसे बादशाह के तौर पर उभार कर रखा जिसने मजबूत मुगल ब्यूरोक्रेसी की नींव रखी थी। अब बात करते हैं कि धर्म के मामले में दोनों राजा कैसे थे। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया और उसके बाद उसने उसके बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के हिसाब से श्रीलंका, मिडिल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जैसे क्षेत्रों में बौद्ध धर्म को फैलाया। अशोक ने फोकस किया रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा देने में। इसलिए ही उसने अपने टाइम के जैन धर्म, हिंदू धर्म और बाकी पंथों के साथ भेदभाव नहीं किया। किसी भी धर्म को दबाने की कोशिश भी नहीं की। उसके सभी चट्टान या स्तंभ शिलालेख जीवन, करुणा, कल्याण और सहिष्णुता की वकालत करते हैं। वहीं अगर देखा जाए अकबर को, तो उसने किसी एक धर्म को तवज्जो न देकर धार्मिक समन्वयवाद का सहारा लिया। भले ही उसका जन्म एक मुसलमान के रूप में हुआ था, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद उसने हर धर्म को बहसों के माध्यम से स्टडी किया। उसने इबादत खाना बनवाया जहां पर हर धर्म के लोग आकर बहस करते थे। इसमें हिंदू, इस्लाम, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के लोग आकर अकबर को अपने अपने धर्म की खासियतें बताते थे। इन्हीं से सीखते हुए अकबर ने अपना खुद का धर्म दीन-ए इलाही भी शुरू किया, जिसमें हर धर्म की अच्छी अच्छी बातें शामिल थी। अब यह अलग बात है कि उसके इस धर्म को बहुत मान्यता नहीं मिली, लेकिन इसने ये जरूर दिखाया कि अकबर हर धर्म को बराबरी की निगाह से देखता है। सबसे बड़ा उसका योगदान माना जाता है कि उसने जजिया कर को खत्म कर दिया, जो कि गैर मुस्लिमों पर लगता था। इस तरह से अकबर ने रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया और सभी धर्मों के बीच में विचारों के आदान प्रदान को भी पॉसिबल बनाया। दोस्तों, दोनों राजाओं का कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी रहा है। संस्कृति और वास्तुकला में अशोक का योगदान सबसे प्रसिद्ध रूप से उसके चट्टान और स्तंभ शिलालेखों में देखा जाता है। इसमें से कई आज भी उसके शासनकाल की गवाही के रूप में खड़े हैं। अशोक ने पूरे एशिया में बौद्ध कला और संस्कृति को फैलाने, बौद्ध वास्तुकला, मूर्ति कला और साहित्य के विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक के शासनकाल ने आज से करीब 2000 साल पहले भारतीय संस्कृति और धार्मिक विचारों को भारत से बाहर फैलाया, जिसकी वजह से इस काल को बुद्धिज्म का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। वहीं अकबर जब बादशाह बना तो उसे अपने दरबार को इंक्लूसिव दरबार बनाया। उसके नवरत्नों में अगर अबुल फजल जैसे मुस्लिम थे, तो टोडरमल और बीरबल जैसे हिंदू भी थे। उसने आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर को खूब बढ़ाया। फारसी, इंडियन और यूरोपियन एलिमेंट्स को मिक्स करके एक नई मुगल चित्रकला शैली भी विकसित हुई। अकबर ने आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसी कई बिल्डिंग्स और शहर बनवाए। सबसे बड़ी बात थी कि उसने रामायण और महाभारत जैसे हिंदू ग्रंथों का फारसी ट्रांसलेशन कराया, जिससे हिंदू और इस्लामिक परंपराओं के बीच में सांस्कृतिक मेल जोल बढ़ा। इसीलिए अकबर के काल को गंगा जमुनी तहजीब से भी जोड़कर देखा जाता है। अब दोस्तों, इस कंपैरिजन से साफ है कि दोनों शासक अपने आप में महान थे, हालांकि उनकी नैतिकता के पैमाने अलग अलग थे। अशोक ने जहां युद्ध की भयावहता को समझने के बाद अपना जीवन शांति, नैतिकता और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया और दुनिया को बौद्ध धर्म की खासियतों से परिचय कराया, वहीं दूसरी तरफ अकबर एक प्रैक्टिकल बादशाह था जिसने हिंसा को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के बल पर एक ऐसा मुगल साम्राज्य खड़ा किया उसने कि 1857 तक मुगल साम्राज्य अपने महत्व को नहीं खोया। हालांकि एक बात जो अकबर के फेवर में जाती है वो ये है कि उसने अपने साम्राज्य को खुद अपने दम पर खड़ा किया।
उसने जो हिंसा की वो साम्राज्य को खड़ा करने के लिए जरूरी हुआ करती थी उस दौर में। लेकिन अशोक के पक्ष में ये बात जाती है कि अशोक ने लंबे समय तक हिंसा को छोड़कर अपना साम्राज्य चलाया। इसका एग्जाम्पल आपको भारत के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों ही राजा अपने अपने दौर के महान राजा थे। कुछ खूबियां अशोक की थी जो उसे महान बनाती हैं, तो अकबर की खूबियां भी अशोक से कहीं कम नहीं ठहरती। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा राजा ज्यादा महान था।